नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। सीएम धामी खुद कर रहे हैं पूरी निगरानी। 5 नवंबर को पीएम मोदी जाएंगे उत्तराखंड। पीएम के कार्यक्रम में अखाड़ों को भी किया जा सकता है आमंत्रित। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 8 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 6 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या 152 तक पहुंची। सीएम धामी ने दी देशवासियों को धनतेरस की बधाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की भगवान से प्रार्थना, सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे। सीएम धामी दे सकते हैं देवभूमि वासियों को दिवाली से पहले कई सौगात। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में अब बादल एक तरीके से मौसम बदलने के मिजाज देखने में नजर आ रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार है। देवभूमि में अब तेजी से ठंड जो है वो बढ़ने लगी है। कई जिलों में देखिए हल्की बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम के मिजाज में अब बदलाव नजर आ रहा है। उत्तराखंड में अब बदलेगा मौसम का मिजाज। दरअसल कई जिले ऐसे जहां पर बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम एक बारी फिर से अब करवट अपनी बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिलों में बारिश को लेकर भी संभावना जताई गई है। इस वक्त की अहम जानकारी मौसम वैज्ञानिक ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। साथ ही उत्तराखंड में अब मौसम का मिजाज जो है वो बदलता नजर आ रहा है। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं और देवभूमि में अब तेजी से ठंड भी जो है वो बढ़ने लगी है। कई जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। जिन जिलों का हम दरअसल जिक्र कर रहे हैं उसमें उत्तरकाशी शामिल है, रुद्रप्रयाग शामिल है, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये तमाम जिले ऐसे जहां पर हल्की बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं 3500 से अधिक मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। गंगोत्री, बद्रीनाथ सहित ऊंचाई वाली चोटियों में सोमवार को ही बर्फबारी हुई थी और उच्च हिमालय की चोटियों में बर्फ से अब लदकर वो चोटियां जो है वो नजर आई थी। और इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है, जिससे जुड़ी जानकारी देंगे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। धनराज, क्या जानकारी आपके पास उत्तराखंड के बदलते मौसम मिजाज के बारे में? बिल्कुल एक बार उत्तराखंड का मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले 3 दिन कहीं ना कहीं जो बर्फबारी है पहाड़ी क्षेत्र में हो सकती है और जो कई 5 जिले ऐसे हैं जिनमें बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वही आपको बताते चले कि जिस तरीके से आपने देखा कि हाल ही में जब 3 दिन की बारिश हुई थी तो कहीं ना कहीं एक तबाही उत्तराखंड में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से जैसे ही अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था और उस पर पूरी निगरानी प्रशासन की भी रही, लेकिन अब इस बार कोई ऐसी चेतावनी तो जारी नहीं की है मौसम विभाग ने। लेकिन साफ तौर पे यही कहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, ऐसे इलाके हैं जिनमें कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। यदि फिलहाल इस समय मौसम की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बादल अभी भी छाए हुए हैं, लेकिन राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में धूप खिली हुई है। हालांकि जो मौसम है वो जरूर एक सर्द जरूर हुआ है, तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है कि आने वाले 3 दिन में कहीं ना कहीं भारी बारिश उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। जी जो तमाम यात्री पहुंच रहे हैं देवभूमि में, धनराज, उनको लेकर क्या चेतावनियां जारी की गई है? जी पूजा, बिल्कुल यदि यात्रियों की बात करें तो अभी ऐसी कोई चेतावनी यात्रियों के लिए नहीं जारी की गई है, लेकिन फिर भी एक अपील मौसम विभाग की तरफ से यात्रियों के लिए जारी की गई है कि वो जब भी पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा करें तो कम से कम वो सावधानी बरते, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जब बारिश होती है या फिर ऐसे मौसम खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं एक भूस्खलन के मामले या फिर पहाड़ सरकने के मामले या बोल्डर सरकने के मामले लगातार सामने आते हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चेतावनी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपील जरूर की है मौसम विभाग ने कि वो सावधान रहे, सतर्क रहें और तभी यात्रा करें। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार धनराज उत्तराखंड से जुड़ी हर तमाम अपडेट जो है
वो आप तक पहुंचा रहे थे। उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, उससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां कई जिलों में हल्की बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं देवभूमि में अब ठंड भी जो है वो बढ़ने लगी है। वहीं अगली खबर की ओर देखिए रुक कर लेते हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश चौधरी साथ ही केपी सिंह देवभूमि पहुंचे हुए हैं। सभी दिग्गज नेताओं ने हरीश रावत से मुलाकात की है। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भी ये तमाम नेता जो थे वो पहुंचे थे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज यानी कि मंगलवार को अचानक से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने काफी देर तक राजनीतिक हालात पर चर्चा की है और विधानसभा चुनाव में पार्टी को एकजुट कर चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश के रूप में इसे एक तरीके से देखा जा रहा है। इसके बाद सभी नेता हरीश रावत के साथ केदारनाथ धाम गए। वहां पूजा अर्चना के बाद दोपहर बाद वो वापस देहरादून लौटेंगे। ऐसी खबरें हैं कि इसके बाद वो दून में प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं हम आपको मुलाकात की ये तस्वीरें। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष वो आज उत्तराखंड पहुंचे। हरीश रावत की ये तस्वीरें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियां एक तरीके से तैयार करने की पूरी कोशिश। और उसके बाद देखिए मुलाकात के बाद फिर केदारनाथ धाम भी ये तमाम नेता पहुंचे कांग्रेस के, जहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में त्रिशूल लिए आपको हरीश रावत इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मुलाकात की हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अचानक से आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंच गए, जहां काफी देर तक राजनीतिक हालात पर इन्होंने चर्चा की है और साथ ही विधानसभा चुनाव में पार्टी को एकजुट कर चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश के रूप में जो हालात बने हुए हैं उस पर भी चर्चा की गई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को एकजुट करके चुनावी मैदान में उतारने की कोशिशों के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसके बाद सभी नेता हरीश रावत के साथ केदारनाथ धाम पर गए, जहां की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं पूजा अर्चना के बाद दोपहर बाद वो वापस देहरादून जो है वो लौटेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ बन गई है, उनसे लेते हैं पूरी जानकारी। विशाखा, कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री अचानक से आज उत्तराखंड पहुंचते हैं, वहां पर हरीश रावत से मुलाकात करते हैं, राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं, केदारनाथ धाम जाते हैं। अभी कहां पे मौजूदगी इन तमाम नेताओं के? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल केदारनाथ धाम से जो सभी नेता हैं उनकी वापसी हो चुकी है राजधानी देहरादून और फिलहाल जो तमाम मंथन है चुनावी रणनीति को लेकर वो किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा है और इससे पहले क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ धाम को, चारों धामों को लेकर जिस तरह से अभी कहिए कि चुनाव से ठीक पहले तमाम जो चीजें कर रही हैं पुनर्निर्माण चाहे केदारनाथ धाम में लेकर हो, तो जाहिर तौर पर अन्य विपक्षी पार्टी है वो भी जो वोट बैंक है चारों धामों की को लेकर या फिर केदारनाथ धाम से जो जुड़ी हुई आस्था है उन लोगों को वो अपने हाथ से नहीं जाने दे चाहती है। इसी तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही है। देखिए विधानसभा चुनाव विशाखा अब नजदीक है और उससे पहले एक तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर एक मैसेज देने की भी कोशिश की है कि एकजुट है कांग्रेस। जी बिल्कुल पूजा, देखिए कांग्रेस की एकजुटता फिलहाल इस चीज से नहीं है कि हरीश रावत पूरी तरीके से चुनावी रणनीति है उसको उसकी कमान संभाल रहे हैं और तमाम चीजें उनके नेतृत्व में सभी नेता कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। और देखिए चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पर यही जो आरोप है वो अन्य राजनीतिक दलों के लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस खेव में बटी हुई है, एकजुट नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी कमजोरी को दूर कर रही है और विपक्ष को जिस तरह से घेर रही है तमाम चीजें विपक्षी पार्टियों को लेकर कर रही है, जाहिर तौर पर उसकी एकजुटता दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, अभी अगर मौजूदा हालात की बात करेंगे विशाखा, विधानसभा चुनाव देखिए नजदीक चुनावी वर्ष है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है, कांग्रेस ने अपनी तरफ से रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तीसरी और आम आदमी पार्टी है जो अपने आप को तीसरी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में वहां स्थापित करना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से जो रणनीति उत्तराखंड में तैयार की जा रही है उसकी मौजूदा स्थिति कितनी मजबूत नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो जाहिर तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस ही है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के बीच की जो टक्कर का मुकाबला है वो इन दो पार्टियों के बीच देखने को मिलेगा।
और ग्रामीण स्तर पर जो कांग्रेस है, जिसके अंदर कहीं ग्रामीण जो वोट बैंक है उसको लादने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा करी जा रही है। तो जो विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस के द्वारा तमाम जो राजनीतिक दल है उनको टक्कर देने में भारतीय जनता पार्टी को पूरी आप समझिए कि जो चुनौती कांग्रेस के द्वारा दी गई है, और कुछ जगह कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस को अच्छी पकड़ मानी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाखा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में देखिए चुनाव नजदीक है और चुनावी वर्ष में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां, अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकाल के कामों को वो गिना रहे हैं, दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी जो लगातार सत्तासीन सरकार के किए हुए काम को घेर रही है, उस पर सवाल उठा रही है, और तीसरी तरफ है आम आदमी पार्टी जो लगातार उत्तराखंड में अपने आप को स्थापित करने के लिए अब रणनीतियां बना रही है, लगातार वहां के दौरे कर रही है। वहीं त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देहरादून के जिला अधिकारी और राजेश कुमार ने अन्य राज्यों से जिले में प्रवेश करने वालों के लिए एसओपी जारी कर दी है। बाहरी राज्यों से देहरादून में आने वालों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण एक तरीके से करवाना होगा। उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि बाहरी राज्यों से जितने भी लोग आएंगे उनके लिए यह एसओपी जारी की गई थी, और त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण के खतरे को दरअसल देखते हुए इस फैसले को लिया गया है। राज्य में प्रवेश के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण अपना करवाना होगा। त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण का खतरा देखिए क्योंकि काफी बढ़ जाता है, और कई देश ऐसे हैं जहां पर थर्ड वेव आई है। हालांकि भारत में केसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चिंता की स्थिति फिर भी है, और इसी वजह से प्रशासन जो है वो काफी सतर्क नजर आ रहा है। त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब देहरादून के जिला अधिकारी आर राजेश कुमार ने अन्य राज्यों से जिले में प्रवेश करने वालों के लिए एसओपी अब जारी कर दी है। ये एसओपी की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो जारी की गई है। वहीं बाहरी राज्यों से देहरादून में आने वालों को अनिवार्य रूप से अब एक स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल है जिसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही उनको जिले में प्रवेश दिया जाएगा। ये काफी अहम फैसला कोविड के बीच उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया है, जहां बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए एसओपी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण दरअसल करवाना पड़ेगा, नहीं तो जिले में प्रवेश नहीं मिलेगा। त्योहारी सीजन के दरमियान उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और नई एसओपी जारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधे रुक करेंगे धीरेन्द्र का, जानेंगे उनसे तमाम जानकारियां। धीरेन्द्र, एसओपी में क्या क्या बातों का जिक्र किया गया है? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि त्योहारों को देखते हुए सरकार ने एक नई एसओपी जारी की है, जिसके तहत जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, वो चाहे टूरिस्ट हो या किसी अन्य काम से उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, उनको उत्तराखंड के स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पे अपना बकायदा पंजीकरण कराना पड़ेगा। उसके बाद ही वो उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल का भारत का जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका पूरी तरह से पालन करना होगा। उनको बकायदा मास्क लगाना होगा, उनको बकायदा सैनिटाइजर अपने पास रखना होगा, और सबसे जो जरूरी चीज है वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी उनको करना होगा। पूजा, जिस तरह से अलग अलग देशों में कोविड का प्रसार एक बार दोबारा से बढ़ रहा है, भारत के भी कुछ राज्यों में इसके प्रसार में वृद्धि दर्ज की गई है, उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि पूजा, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में अभी भी जो कोविड का केस है वो नियंत्रण में है, और अब उसकी जो बढ़ने की संख्या है वो बिल्कुल नगण्य है, लेकिन वो बनी रहे इस तरह से और आगे कोई संक्रमण का प्रसार न हो, इसको देखते हुए सरकार ने कठोर गाइडलाइन बनाई है। स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल जो सरकार द्वारा बनाया गया है, ये एडिशनल तौर पर बनाया गया है या फिर जो चेकिंग होती थी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स देखी जाती थी जब सड़कों से भी लोग जाते थे चेकिंग के दौरान, उसको क्या बंद कर दिया गया है या वो भी जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए पूजा, ये स्मार्ट सिटी पोर्टल अलग से नहीं बनाया गया है, बल्कि जो भारत सरकार के तहत जो स्मार्ट सिटी देश में विकसित की जा रही है उसके तहत देहरादून भी स्मार्ट सिटी में है, और इसी पर एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप जाएंगी तो आपको पंजीकरण की जो प्रक्रिया है, जो औपचारिकता है, वो पूरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आपका वाहन और आप उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर पाएंगे।
देखिए, पंजीकरण का जिक्र हम कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन लोगों को करना पड़ेगा उत्तराखंड में जाने से पहले। जिस तरीके से आपने बताया, ये एक ऑप्शन दिया गया है कि इस पर जाकर जो वो पोर्टल है उसमें पंजीकरण का ऑप्शन है। क्या क्या वो तमाम डिटेल्स होंगी जो लोगों को उसमें भरनी पड़ेंगी? अब उसमें मुख्य रूप से कि व्यक्ति को अपना नाम भरना पड़ेगा, कहाँ से आ रहे हैं और उत्तराखंड में कहाँ कहाँ जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ये होता है कि ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण अगर सरकार के पास है, उनका डेटा सरकार के पास होगा, तो अगर कहीं पर कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, उनको तत्काल आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको आइसोलेशन में डाला जा सके और उनको तत्काल उपचार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके। इसका सिर्फ यही उद्देश्य है, किसी को परेशान करना या अतिरिक्त तरीके से कोई परेशानी किसी भी पर्यटक को या किसी व्यक्ति को उठानी पड़े, ऐसा सरकार का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि उनकी जो उनका भ्रमण का कार्यक्रम है उसके तहत सरकार जब चाहे तब उन्हें लोकेट कर। जी बिल्कुल, काफी अहम फैसला लिया गया है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा। हालांकि केसेस जो है वो कम होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव को लेकर चिंता अभी भी है, सतर्कता अभी भी है प्रशासन में, क्योंकि देखिए कई देश ऐसे जहां पर थर्ड वेव ने भी काफी भयावह रूप दिखाया है। तो काफी अहम फैसला इसे माना जाएगा। बिल्कुल पूजा, देखिए अभी भी थर्ड वेव की जो आशंका है वो वर्ल्ड लेवल पे लोग जता रहे हैं और उसको देखते हुए सरकार भी इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। भले सरकार का ये दावा है कि तैयारियां पूरी हो गई है, मुकम्मल है, लेकिन किसी भी इस तरह के एक्सीडेंट से बचना ये सरकार का दायित्व है। इसीलिए जन जागरूकता अभियान के साथ साथ सरकार को इस तरह की एक कठिन एसओपी भी जारी करनी पड़ी और इसके साथ ही जो एजेंसियां हैं जो इस एसओपी का पालन कराने की जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है, उनको भी सरकार ने अलर्ट किया है कि एसओपी का 100% पालन उत्तराखंड में हो सके, यह वो एजेंसियां सुनिश्चित कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देवभूमि में देखिए अब दल बदल की राजनीति जो है वो भी तेज हो गई है। चुनावी वर्ष और अगले साल विधानसभा चुनाव, बसपा छोड़ आम आदमी पार्टी में कृपाल राम आर्या जो है वो शामिल हुए हैं और आर्या ने 12 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ आपकी सदस्यता ली है। बड़ी खबर बता रहे हैं, आप प्रभारी दिनेश मोहनिया की मौजूदगी में वो शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, देवभूमि में दल बदल की राजनीति दरअसल तेज हो गई है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी के हो गए हैं कृपाल राम आर्य। आम आदमी पार्टी अपने आप को उत्तराखंड में स्थापित करने के लिए देखिए काफी जद्दोजहद में लगी हुई है। तमाम रणनीतियां तैयार कर वो धरातल पर उतर रही है और साथ ही बसपा छोड़कर अब आम आदमी पार्टी में कृपाल राम आर्य शामिल हो गए हैं। आर्य ने 20 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया की मौजूदगी में दरअसल वो शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई आपको, जहां पर अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है और उसी के साथ साथ पार्टियों में दल बदल होने की भी खबरें निकलकर सामने अब निकलकर आने लग रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ गई है। विशाखा, उत्तराखंड में चुनाव नजदीक, दल बदल की राजनीति भी तेज। जी बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले यह जो दल बदल की राजनीति है वो शुरू हो गई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से यशपाल आर्या कांग्रेस में सम्मिलित हुए, उसके बाद जाहिर तौर पर कई बड़े नेताओं की, विधायकों की जो दल बदल की सूचना है वो लगातार मिल रही है। और देखिए बसपा से जिस तरह से जो विधायक है उनके द्वारा आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई है, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को की जो सदस्यता है जिस विधायक के द्वारा ली गई है, तो वहां पर उस सीट पर उससे पहले बसपा जो विधायक है वहां जीते हैं, तो जाहिर तौर पर आम आदमी में सम्मिलित होने से आम आदमी की जो शक्ति है वो वहां पर बढ़ेगी। देखिए उत्तराखंड की राजनीति के हिसाब से आम आदमी पार्टी एक फ्रेश पार्टी वहां पर है, अपने आप को स्थापित करने की वो कोशिश कर रही है और इस दरमियान बसपा छोड़कर कृपाल राम आर्या का आम आदमी पार्टी में शामिल होना कितना फायदा पहुंचा सकता है आम आदमी पार्टी को और इससे क्या कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को हो सकता है? जी बिल्कुल मुझे देखिए कुछ सीटों से यही जो उम्मीद है वो लगाई जा रही थी कि जहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जो टिकट है जिन लोगों को नहीं मिलेगा, जिन नेताओं को नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके द्वारा आपका दामन थामा जाएगा। और फिलहाल यही जो शुरुआत है वो हुई है यहाँ से कि बसपा के जो नेता है उनके द्वारा
आपकी जो सदस्यता है वो ग्रहण हाँ। की गई है। ये उम्मीद पहले से लगाई जा रही जी। थी और इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें। चलिए ठीक है विशाखा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे क्लास को लिए चलते हैं आपको, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायु परिवर्तन पर क्या कुछ कह रहे हैं। The climate change, of course, but we also have to adapt to live with the consequences of climate change that is already occurring, that is already built in, that is already going to impact on the lives and livelihoods, particularly of those island nations in the Pacific. A very unique perspective, as Frank knows, on the challenges facing island nations all around the world. And what we're speaking about here, of course, to address climate change, you have to reduce emissions, and that is a huge part of the response to climate change, of course. But we also have to adapt to live with the consequences of climate change that is already occurring, that is already built in, that is already going to impact on the lives and livelihoods, particularly of those in island nations all around the world. And we recognise that in Australia, and that's why working with everyone to adapt to climate change and the challenges in particularly that our Pacific family face is something that is very much, in very practical ways, a part of Australia's DNA. If there's anything we know, it's to stick with it and to make a commitment to meet it and to beat it. And as our friends and family in the Pacific know, and in Southeast Asia, we can be relied upon. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल जलवायु परिवर्तन पर बड़ा ऐलान भी किया है और उससे जुड़ी तमाम बातें जो है वो कही है। वहीं अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर दरअसल वार किया है। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से अब महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की दिवाली को फीका कर दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष कहते हुए नजर आए हैं। बीजेपी सरकार जनता को लूटने का कार्यक्रम चला रही है, ये आरोप भी कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, जिससे पहले देखिए अब कांग्रेस ने उत्तराखंड की सरकार पर वार किया है। लगातार मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस वहां पर काम करती नजर आ रही है और सत्तासीन सरकार के द्वारा किए गए तमाम कार्यों को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। इसी दरमियान आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर अब वार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई जो है वो काफी बढ़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी की दिवाली को फीका एक तरीके से कर दिया है और कहा कि बीजेपी सरकार जनता को लूटने का कार्यक्रम चला रही है। काफी देखिए गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी पर नजर आ रही है। राज्य सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया है और उत्तराखंड में सत्ता में विराजमान है भारतीय जनता पार्टी। साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर वार किया है, कहा है कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे पेट्रोल डीजल में महंगाई बढ़ रही हो या फिर टैक्स बढ़ रहा हो, तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और बीजेपी सरकार की नीतियों को गलत बताया है। इसके अलावा बीजेपी ने आम आदमी की दिवाली को फीका कर दिया, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा। वहीं केदारनाथ धाम पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम चन्नी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की भी मौजूदगी। आशीर्वाद लेने के लिए केदारनाथ धाम वो पहुंचे। पंजाब और पंजाब के लोगों के विकास के लिए सीएम चन्नी ने केदारनाथ धाम पर पूजा अर्चना की है। सीएम चन्नी ने खुद ट्विटर से वहां की तस्वीरें जो है वो साझा की है। दरअसल अचानक से आज हरीश रावत के आवास पर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू वहां से केदारनाथ धाम वो पहुंचे और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से, ये सीधी तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों के विकास और देश के विकास साथ ही लोगों को लेकर प्रार्थना की है। ये तस्वीरें हम आपको केदारनाथ धाम से दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें दरअसल ये तस्वीरें खुद ही मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। आज वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंचे और उनके साथ मौजूदगी थी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की भी। वहां पर देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई और उसके बाद फिर
केदारनाथ धाम के लिए ये रवाना हुए, जहां से तस्वीरें सामने आई है। हरीश रावत की भी तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की थी और ये वो तस्वीरें जो ट्विटर अकाउंट पर खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शेयर की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने देश और राज्य के विकास के लिए वहां पर जाकर प्रार्थना की है। खबरों में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।